मेरा ताल्लुक एक ऐसे ऑक्यूपेशन से है जिसको इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म से मंसूब किया जाता है, लेकिन चूंकि एक फ्रीलांसर हूं तो मेरा कोई दफ्तर नहीं, मेरा कोई ऑफिस नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं या कोई अखबार नहीं जिसके साथ मैं मुंसलिक हूं। मैं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करता हूं, जाके मुख्तलिफ जगहों की, लोगों की, उनके पर्सनल लाइफ की, डॉक्यूमेंट्स की, अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स की। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजारता रहा। महीने में 2-4 केसेस आ जाते हैं। दुनिया में इसको PI के नाम से मशहूर है मेरा ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने उनके हस्बैंड्स, उनकी वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स के लिए भी इन्वेस्टिगेशन की है। कभी रिसर्च के हवाले से तो कभी और किसी दीगर चीजों के हवाले से कंपनीज मुझे हायर करती हैं या इंडिविजुअल लोग मुझे हायर करते हैं। इसी तरीके से एक दिन मैं अपने घर में मौजूद था, बेल बजती है, दरवाजा खोलता हूं तो एक मेल सामने रखी हुई होती है। रिसीव करता हूं, घर में आता हूं, खोलता हूं। जैसे ही वो पैकेट खुलता है तो कई सारे डॉलर्स मुझे नजर आते हैं। मुझे ये बात अजीब सी लगती है। मैं गिनना शुरू करता हूं वो डॉलर्स, तो वो इतने सारे हो जाते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये एक पैकेट के अंदर से निकले। उन्हीं डॉलर्स के नीचे एक लेटर होता है। उस लेटर में तफसील बयान की होती है। बताया जाता है कि ये पैसे इसलिए दिए गए हैं कि हम चाहते हैं आपको हायर करना, और हायर भी किस चीज के लिए। उन्होंने एक जगह का नाम लिखा हुआ, उसकी वेयर अबाउट्स, उसकी लोकेशन, उसके सारे सबऑर्डिनेट्स, सब कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ उस लेटर में लिख के मुझे बताया गया कि आपको इस जगह जाना है और इस जगह जाके रिसर्च करनी है और वापस अपनी रीडिंग्स के साथ आना है, अपने फाइनल वर्डिक्ट के साथ। और जब आप वापस आ जाएंगे और अपनी फाइनल कॉपी हमें भेज देंगे दोबारा से उस जगह के हवाले से, तो इतने ही पैसे आपको काम खत्म होने के बाद भी मिल जाएंगे। ये बात मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के। जिस जगह के बारे में उन्होंने मुझे बोला जाने को, वो एक अननोन जगह थी। मैंने फौरन गूगल करने की कोशिश की, गूगल किया तो हैरत इस बात पे हुई कि गूगल जैसे एक सर्च इंजन में जो है उस जगह की कोई मालूमात नहीं थी। हैरत मेरी उस वक्त मल्टीप्लाई हुई जब मैंने उस कंपनी जिसकी तरफ से वो पैसे, वो लिफाफा और वो लेटर मेरे पास आया था, उसको जब सर्च करने की कोशिश की तो पता चला वो भी गुमनाम एक कंपनी है। समझ नहीं आया, क्योंकि अक्सर औकात हमारे मुल्क में मुख्तलिफ एजेंसीज कभी कभी अंडर कवर होके इस तरह के काम सौंप देती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना सारा पैसा मेरे पास आया हुआ है, तो क्यों ना मैं इस काम को ऑप्ट करूं, जाऊं उस जगह पे, और ज्यादा क्या होगा, जाऊंगा, देखूंगा, वापस आ जाऊंगा। उनको क्या पता चलेगा कि मैं गया कि नहीं गया, या मैंने जो रीडिंग्स ली जो भी है, और मुझे उसके भी पैसे मिल जाएंगे। ये डिसाइड करके नेक्स्ट डे
सुबह ही मैं उस जगह के लिए अपने घर से निकल गया। वो जगह मेरे घर से कम भी नहीं तो 20-22 घंटे दूर थी। दिन में सफर का आगाज किया, शाम तक किसी जगह पे पहुंचे, वहां पे चाय पानी खाना खाया, फिर सफर का आगाज किया, पूरी रात ट्रैवलिंग की। दूसरे दिन दोपहर के 3 बजे जाके मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां की वो लोकेशन मेरे पास आई हुई थी। तकरीबन उस पॉइंट से लेके मेन उस जगह तक जहां मुझे जाना था, उसमें अभी भी 2, 2.5, 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने सफर का आगाज किया और रास्ते में ही, जब आपके पास कुछ नहीं होता करने को तो आप बाहर देख रहे होते हैं, और गाड़ी चलाते हुए तो आप देख ही बाहर रहे होते हैं। तो मैंने नोट करना शुरू किया कि जैसे जैसे मैं उस जगह की तरफ पहुंच रहा हूं, करीब आ रहा हूं, चारों तरफ जंगलात गहरे होते जा रहे हैं, घने होते जा रहे हैं। आसमान का रंग बदलता जा रहा है। जहां थोड़ी देर पहले धूप थी, अब वहां पे काले बादल हैं। थोड़ी ही देर में मैं उस टाउन के अंदर एंटर हो जाता हूं, जिसकी लोकेशन उस लेटर में थी। जैसे ही एंटर होता हूं तो देखता हूं कि बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उससे गुजरता हूं, घर आते हैं, पार्क्स आते हैं, मार्केट आती है। अजीब बात यह थी कि ये सारी जगहें खाली पड़ी हुई थी। अब तक तकरीबन शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, और इस गोस्ट टाउन में मैं दाखिल हो गया था। दोबारा से मैंने गाड़ी रोक के वो लेटर निकाला कि दोबारा से पढ़ूं, हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शायद मिस आउट हो गई हो। कहते हैं अभी मैं ये पढ़ ही रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी आंखों के साइडों से मुझे लगा कि मैंने एक लाइट देखी है जो जल्दी से मूव कर रही है। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। खैर, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं अब उस गोस्ट टाउन के बिल्कुल बीचों बीच जाके रुक गया। रुका भी क्या, मेरी गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया। पता नहीं क्या हुआ, उस जंगल बेबान बगैर इंसान के गोस्ट टाउन में मेरी गाड़ी बीच रोड पे आके रुक जाती है। चारों तरफ अंधेरा है, बिल्डिंगें हैं, मकानात बने हुए हैं, मार्केट है, लेकिन खाली, अंधेरा गुप। कहते अब मुझे थोड़ा बहुत घबराहट होना शुरू हुई कि आखिरकार माजरा क्या है, मुझे यहां भेजा क्यों गया, मुझे करना क्या है। तो कहते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी अब स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। स्टार्ट होगी, वापस यू टर्न लेके अपनी रिसर्च कंप्लीट करके चला जाऊंगा और वापस जाके दे दूंगा कि ये हुआ, ये हुआ। कहते मैं बाहर निकला, बोनट खोला, डरते डरते, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो रहा, और जब बिल्डिंगें खाली आपको दिख रही हों, मकानात दिख रहे हों और उनमें कोई रहता ना हो, तो एक खौफ ऑटोमेटिकली आ जाता है। कहते मैंने बोनट खोला, मैं अपने गाड़ी चेक कर रहा हूं कि क्या मसला हुआ है, बैटरी, इंजन, ये फलाना। तो फिर से मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरे आई साइड्स की कॉर्नर से मुझे लगा है कि लोग हैं। कहते हैं मैंने बगैर गर्दन उठाए जमीन की तरफ ही देखते देखते सिर्फ पैरों की तरफ नजर डाली लोगों के, तो मुझे कंफर्म हो गया कि वहां पे एक नहीं कई सारे लोग मौजूद हैं। डर की बात उस वक्त थी
जब वो पैर तो मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन वो पैर जमीन पर टच नहीं हो रहे थे। वो जमीन से 6, 8, 10 इंच ऊपर थे, यानी कि वो हूवर कर रहे थे। जब मैंने गर्दन उठा के देखा तो कई सारे लोग मेरे चारों तरफ मौजूद थे, मुझसे काफी डिस्टेंस पे थे। वो चल नहीं रहे थे, एक ही जगह पे रुके हुए थे हवा में, और कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। कोई बिल्डिंग को देख रहा था, कोई मार्केट को देख रहा था, कोई दरख्त को देख रहा था, कोई आसमान को देख रहा था। सबकी जो निगाहें थी, वो गर्दन थी, वो कहीं और की तरफ, किसी और डायरेक्शन की तरफ थी। कहते अब मेरे पैल्पिटेशन होना शुरू हुई, मेरा दिल धड़कना शुरू हुआ, खौफ के मारे पसीने छूटना शुरू हुए। एक एक कदम मेरा ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर कई टन बोझ रखा हुआ है। जब ये सब हो ही रहा था कि इन लोगों के बीच में मैंने एक चीज देखी, एक मखलूक देखी जो कि मूव कर रही थी, जिसकी आंखें येलो थी, अजीब लंबे से उसके हाथ थे, और वो लोगों के बीच में से ऐसे जैसे मुझे झांक झांक के, छुप छुप के देख रही। कहते मुझे समझ में आ गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने गाड़ी का बोनट नीचे किया, मैं अपने दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से मेरी चाबी गिर गई। अब खौफ इतना कि चाबी उठाने में मुझे डर लग रहा। कहते हैं मैं डरते डरते चाबी उठाई है, और मैंने ऊपर जैसी नजरें की हैं तो वो जो तमाम लोग उस गोस्ट टाउन में मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे, जो इधर उधर देख रहे थे, अब सब डायरेक्टली मेरी तरफ देख रहे थे। मैं दरवाजा खोलता हूं, गाड़ी के अंदर बैठता हूं, चारों तरफ से दरवाजे लॉक करता हूं, शीशे लॉक करता हूं, और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। पहले इग्निशन देता हूं, गाड़ी बिल्कुल डेड, ऐसा लगता है कि बैटरी नहीं है। दूसरी दफा इग्निशन देता हूं, हल्का सा कोई करके चलती है। अभी ये मैं कर ही रहा हूं कि अचानक से मेरे साइड मिरर पे नॉक होता है, और जैसे ही मैं उधर देखता हूं अपने बराबर में, तो मैं अपने सबसे बड़े फियर के सामने उसका फेस टू फेस होता है। जो मखलूक उस वक्त लोगों के बीचों बीच मुझे छुप के देख रही थी, वो बिल्कुल मेरी, अब सिर्फ मेरे और उसके बीच में एक शीशे का फासला था। उस मखलूक की अगर मैं शक्ल आपको बयान करना शुरू करूं तो उसकी येलो आईज थी, पूरा चेहरा जला हुआ था, दांत बाहर थे, हाथ इतने लंबे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहे थे, जमीन से भी आगे तक निकले हुए थे। और वो लोग हल्के हल्के करके करीब आते जा रहे थे। कहते मैंने दोबारा से कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, और इस दफा इत्तेफाक से गाड़ी स्टार्ट हो गई। कहते मैंने ना आओ ना ताओ ना राइट ना लेफ्ट कुछ नहीं देखा, मैंने गाड़ी रिवर्स में भगाना शुरू की है, यू टर्न लिया, और फिर मैं उस गोस्ट टाउन से भगाता हुआ गाड़ी निकल गया। और कम से कम कहते हैं कि मैंने 8-9 घंटे स्ट्रेट गाड़ी चलाई है। जब मैं अपने घर से निकला था तो मुझे तकरीबन 1.5 दिन लगा था इस जगह पहुंचने पे, और वापस मैं 17-18 घंटे में ही पहुंच गया। अब आप लोग इंक्विजिटिव होंगे, ये गोस्ट टाउन कौन सा है, ये कंपनी कौन सी है, ये काम क्या है जो आखिर में कर रहा था।
जब मैं घर वापस आया तो थोड़े अरसे तो मेरा बीमार रहा, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद मुझे एक लेटर रिसीव हुआ उसी कंपनी का। लिफाफा खोला तो कई सारे डॉलर्स, दोबारा से उतने ही डॉलर्स मौजूद थे, और उन्होंने एक मुझे एड्रेस दिया था कि आप इस पे अपनी रिसर्च, अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें लिख के भेज दें। कहते मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो लिख दिया जो मेरे साथ मौजूद वहां पे उस वक्त उस घोस्ट टाउन में हुआ था। इसके बाद थोड़े दिन के बाद मुझे दोबारा एक लेटर मौसूल होता है उसी कंपनी से, और कहते हैं कि आपकी रिसर्च मुझे इतनी अच्छी लगी है, आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इतनी पसंद आई है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ मजीद काम करें। वो दिन था और आज का दिन। वो लेटर मैंने उसी वक्त फाड़ के फेंक दिया, अपनी जगह, अपना घर शिफ्ट कर लिया, अपना दफ्तर शिफ्ट कर लिया। क्योंकि मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे जमा हो गए थे उस केस की वजह से, तो मैंने काफी अरसे तक जर्नलिज्म को भी खैर बात कह दिया। लेकिन आज तक मुझे वो गोस्ट टाउन, वो शहर बगैर लोगों का, बगैर आबादी का, बगैर लाइट का, अंधेरे में डूबा, याद है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। शो की शुरुआत में जो मैंने वाकया सुनाया, बहुत सारे लोगों को शायद लग रहा हो कि वो मेरा जाती वाकया नहीं। ये एक वाकया है जो कि अमेरिका के एक शहर में वाकई एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका था। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिसको बने हुए अभी 74-75 इयर्स हुए हैं, तो दुनिया की हिस्ट्री के हिसाब से बहुत कम टाइम हुआ है हमें आजाद हुए। तो हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट है नहीं गोस्ट टाउन्स का, लेकिन हमारे अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि जिनकी 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो उन्होंने कई सारी रेवोल्यूशंस देखी हैं, कई सारे एवोल्यूशंस देखी हैं अपनी सोसाइटी की, कि कई बड़े बड़े शहर बनाए गए, टाउन्स आबाद किए गए, और फिर देखते ही देखते वो सारे के सारे टाउन वैसे के वैसे ही खाली भी हो गए। ये टाउन भी उन्हीं कुछ टाउन्स में से एक था। लेकिन हैरत की बात यह है
कि इस टाउन की कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे मौजूद नहीं है। खैर जनाब, हमारे शो में शामिल होने के लिए 4-5 तरीके हैं जो कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0213-4520791 पे। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूं 0213-4520791। अगर आप कराची से बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 042 हो जाएगा या जो भी है। मुझे इतना उसके बारे में नहीं। खैर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, बी दैट फेसबुक www.facebook.com/minhajaliaskari। आप हमारे ऑफिशियल फैन पेज पे जाइए, उधर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं विच इज मिनहाज अली अस्करी। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। www.youtube.com/minhajaliaskari हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो जाइए उधर ज्वाइन कीजिए और वहां पे हमारी लेट नाइट हॉरर शो और मजीद यूट्यूब की कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मौजूद है, उसको देखिए। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगे तब भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यही आप कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम का नाम लेट नाइट हॉरर शो है। नाम से बड़ा क्लियरली वाज़ेह हो जाता है कि हम किस हवाले से बात करने वाले हैं मजीद 2 घंटे में। तो अगर आप लोगों के साथ कोई वाकयात हुए तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ईमेल एड्रेस official.minhajaliaskari@gmail.com। वो ईमेल एड्रेस है जहां पे अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की तरफ और देखते हैं सबसे पहले ईमेल हमारे पास कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम अयाज है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं अभी रिसेंटली कराची शिफ्ट हो गया हूं क्योंकि मेरी वाइफ एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिन्होंने CSS किया है और अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप हैं। ये वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ साल पहले का है, जब हम इस्लामाबाद में रहते थे। मेरी बेगम की पोस्टिंग भी यहीं हुई थी, इसलिए मैंने G8 में एक अपर पोर्शन का घर रेंट पे लिया। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक अंकल आंटी रहते थे और वो अंकल जो थे एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनके बच्चे मुल्क से बाहर रहते थे। जब हम वहां शिफ्ट हुए तो आंटी ने पहले दिन से ही मेरी वाइफ को बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग तो सिर्फ 2 लोग हैं, तो बजाय इतने बड़े घर में रहने के आप एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लें। तो मेरी वाइफ कभी कभी परेशान हो जाया करती थी कि आंटी ऐसा क्यों बोलती हैं। फिर कुछ दिन बाद मेरी वाइफ ने शिकायत करना शुरू कर दी कि मुझे घर में अकेले बैठने से वहशत होती है, इसलिए मैं ऑफिस से वापस आने के बाद नीचे आंटी के घर में बैठ जाती हूँ। मैं घर लेट आता था और वाइफ 4 बजे तक फ्री हो जाया करती थी। फिर एक दिन बेगम की कॉल आई कि मुझे डर लग रहा है। उस दिन बारिश भी तेज थी। मैंने कहा इस वजह से डर लग रहा होगा। मैं अपने घर गया तो वाइफ ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैंने उसको समझाया कि वहम नहीं करो। फिर एक दिन मेरे कजन और फुप्पो लाहौर से आए मेरे घर, तो मैं फुप्पो और अपनी वाइफ को बाहर गए डिनर पे ले गया और कजन का मूड नहीं था तो वो घर में रुक गया। जब हम वापस आए तो उसने मुझे बताया कि इस घर में कुछ है, क्योंकि जब मैं टीवी चलाता था तो ऐसा लगता था कि बहुत से बच्चे मेरे इर्द गिर्द खेल रहे हैं। बातों की आवाजें जैसे कोई पार्टी वगैरह हो रही हो। जब टीवी का वॉल्यूम म्यूट करो तो शोर गायब। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने
मुझे शाम को कॉल करके बोला कि अभी तो आप घर आए, फिर क्यों चले गए, खैरियत थी? मैंने उसको कहा कि मैं तो घर नहीं आया। शी सेड आप मजाक ना करें, मैंने आपसे पूछा भी कि आप आज जल्दी आए हैं तो आपने कहा हाँ बस काम नहीं था इसलिए। ये सुन के तो मैं परेशान हो गया, साथ में वो भी डर गई। फिर जब तक मैं घर आया वो नीचे आंटी के पास बैठी रही। मेरी वाइफ का उसी घर में जब मिसकैरेज हुआ तो उसको मैंने फौरन कराची भेजा, अपने वालिदैन के घर, और मेरे घर चेंज करने का फैसला कर लिया। फिर घर से जिस दिन सामान शिफ्ट करवा रहा था उन दिनों रमजान चल रहे थे और मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ था, हमने रोजा खोलने का इत्माम किया। मैं दस्तरखान पे बैठा था, मेरा फ्रेंड किचन में शरबत बना रहा था। मिनहाज, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे फ्रेंड के जैसे ही एक आदमी मेरे साथ दस्तरखान पे बैठा था। मैं अपने फ्रेंड को भी देख रहा था और उसको भी, और मुझे कुछ सेकंड्स तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और हकीकत क्या है। फिर मेरा फ्रेंड भी आ गया और हमने रोजा खोला और उसने भी हमारे साथ ही रोजा खोला। फिर जब हम नमाज के लिए उठे तो वो भी हमारे साथ उठा और गायब हो गया। और ये सब मुझे भी नजर आ रहा था, मेरे दोस्त को नहीं नजर आ रहा था। खैर, जब मैं जाने लगा तो मुझे बाकायदा किसी मर्द की आवाज में किसी ने अल्लाह हाफिज कहा और दुआ भी दी कि सही वक्त पर तुम चले गए, हम रहते हैं यहाँ और तुमको और तुम्हारी बेगम को अल्लाह बहुत तरक्की देगा। ये सब मैंने अपनी वाइफ को भी बताया तो उसने नीचे वाली आंटी को कॉल करके सारी बातें बताई। उस पर आंटी ने कहा कि मैं इसीलिए तुम लोगों को बोलती थी कि घर छोड़ दो क्योंकि वहां जिन्नात रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में है, नीचे कुछ नहीं है। मैं स्टेयर्स का डोर भी लॉक रखती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से खुला रखती थी और उस टाइम इसलिए तुमको नहीं बताया कि तुम अकेली होती थी तो डर जाया करती थी। आज भी उस घर के ऊपर वाले पोर्शन में कोई नहीं रहता, नीचे वही अंकल आंटी रहते हैं अकेले। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज, आपने एक अपना वाकया हमसे शेयर किया और इस्लामाबाद के G8 सेक्टर का इन्होंने ये वाकया बताया। होपफुली वो अंकल आंटी सेफ हों और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग भी, आप और आपकी बेगम दोनों सेफ होंगे। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, सनोबर है। आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट ऑफ माय फादर विद यू। ये आज से कुछ 10 साल पुरानी बात है कि पापा की पोस्टिंग सिंध के एक शहर गोटकी में हुई। मेरे अबू गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सो डिफरेंट सिटीज में उनकी पोस्टिंग होती रहती है। गोटकी में रेस्ट हाउस में रहते थे मेरे वालिद। सुबह पापा लॉक करके रात में आते थे, वहां कोई नहीं रहता था। एक दिन उनको घर आते बहुत देर हो गई, ऑलमोस्ट 3-4 का टाइम था। वो बहुत थके हुए थे, तो आते ही जब सोने के लिए गए तो किचन से आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारी औरतें किसी काम में मसरूफ हों और साथ साथ बातें कर रही हों। थोड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सडनली रूम से बाकायदा ढोल बजने की आवाज आई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ढोलकी का इवेंट हो, और फिर पूरे घर में ऐसा माहौल था जैसे लोगों की अफरा तफरी हो और बिल्कुल घर में शादी वाला माहौल हो गया था। ऑब्वियसली इंसान ऐसे माहौल देखेगा तो उसको अजीब कैफियत हो जाएगी। फिर पापा ने दुआएं पढ़ी और अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अभी सोई ही थे कि किसी ने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा नॉक किया, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। पापा उठे और गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उनका चेहरा बहुत नूरानी था और उन्होंने एक वाइट
लिबास पहना हुआ था। पहले मुस्कुराए और फिर कहा कि बेटे, हम तुम्हें जानते हैं, तुम यहीं रहते हो और तुम एक नेक इंसान के बेटे हो। हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, बस ये कहने आया हूं कि आज यहां मत रहो, यहां से जाओ, हमारे घर में शादी है, तुम नहीं सो पाओगे, आज की रात चले जाओ। और ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। फिर पापा बस फौरन निकले वहां से। उसी वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। उसी वक्त वो कराची के लिए निकले और फिर सुबह जब पहुंचे तो उनको बहुत तेज बुखार था। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद हमें ये वाकया बताया। उस दिन के बाद से वो रेस्ट हाउस नहीं गए, अपना सामान वगैरह जो था वहीं छोड़ दिया और आज भी उस जगह को देखें तो वो आबाद नहीं है, बिल्कुल खंडराज जैसी शक्ल हो गई है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सनोबर घोटकी का, आपने अपने वालिद साहब का एक वाकया हमसे शेयर किया। मुझे याद पड़ता है मेरे वालिद साहब भी असल में गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनका भी किसी एक ऐसी ट्रांसफर होता है एक जमाने में, और वो घोटकी था या रोड़ी तो वो है, ऐसी कोई नाम था। लेकिन उनके साथ कभी कोई ऐसे वाकयात पेश नहीं आए, या फिर अगर आए भी तो हमसे उन्होंने डिस्कस नहीं किए। आई एम श्योर आए होंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही एक रिमोट एरिया में जाके रह रहे थे। खैर, अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपने वाकया तो अपने ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajali@gmail.com पे। आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं और अपना SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। या फिर अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021345207191 पे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह करूं मैं नाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर तनवीर बात कर रहा हूं। पिछली दफा जो आप स्पीड से नंबर बताते थे ना, जी, तो नंबर सुनते सुनते कुछ 3-4 लैंडलाइन नंबर पे मैंने कॉलिंग कर दी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे आपने गलत जगह पे कॉल कर ली। अच्छा चलें, बताइए कि कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे। सर वैसे तो मैं पंजाब से रहने वाला हूं, लेकिन इस टाइम कराची में रहता हूं और कराची में काम करता हूं। सही जी। क्या वाकया जो आप बताना चाहेंगे? सर मेरा एक कजन था, तो उसकी अब्बू की डेथ हो गई थी, तो मेरे अम्मी अब्बू ने ना उसे अपने घर में रखा, चाचू का बेटा था। सही। तो मैं उस वक्त छोटा था, तकरीबन 6-7 साल का। तो सर जी ऐसा हुआ, 6-7 साल का उम्र थी मेरी, हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे जूते, इकट्ठे कपड़े, हर चीज इकट्ठे लेते थे। अम्मी अब्बू कोई फर्क नहीं करते थे, अली नाम था। तो हुआ यूं सर कुछ उसके साथ, बेचारे के साथ, अल्लाह ताला उसको जन्नत और फिरदौस में जगह अदा करे। तो एक दिन ना एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था गांव में। सही। पीपल का दरख्त जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारे लिसनर तो उनको मीनिंग बता देना। नहीं, तो सब जानते होंगे। बड़ा सा पीपल का दरख्त था, वहां पे एक झूला लगा हुआ था। तो उस झूले के नीचे ना हम झूले भी खाते थे, इकट्ठे खेलते भी थे, ट्यूशन वगैरह से जैसे फ्री होते थे। तो वो मैं तो चला आता था मगरिब के टाइम, वो 1-1.5 घंटा वहीं पे रुक जाता था बेचारा। तो एक दिन मैंने क्या काम किया, उसको छुपके से देखने लग गया। सही।
तो जैसे मैं उन्हें उसे देखा ना, तो वो किसी के साथ ना बातें कर रहा था उस पीपल के दरख्त के नीचे। सर जब मैं अब भी ये बात सोचता हूँ ना, तो मेरे वजूद पे ना, जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो बातें कर रहा था, मैंने 3-4 दफा उसे देखा, मैंने घर आके अम्मी अब्बू को भी बताया, तो अम्मी अब्बू ने उसे प्यार से पूछा, तो वो कहने लगा कि मैं ना दादा और दादी से ना बातें करता हूँ, जो कि उसने कभी देखे ही नहीं थे, सिर्फ तस्वीरें में देखे थे या अम्मी अब्बू की कहानियों में बस उनको याद करते थे। मैंने भी नहीं देखा था, ना दादे को ना दादी को। तो हम काफी हैरान हो गए, अम्मी भी हैरान हो गई, अब्बू भी हैरान हो गए, बहन भाई सब। तो हमने कहा बचपना है, खैर है, कुछ नहीं है, किया करो बातें, अच्छी बात है। तो एक दिन ना सर स्कूल के लिए हम जा रहे थे, अम्मी ने हम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, रोड क्रॉस कर रही थी ना। एक साइड रोड की क्रॉस करके चले गए, दूसरी साइड जब रोड की क्रॉस करने लगे ना, तो वो भी क्रॉस कर चुके थे, एंड पे थे, फुटपाथ पे जैसे चढ़े ना, तो अली ने ना अम्मी का हाथ छुड़ा के ना रोड क्रॉस करके ना पीछे की तरफ भागा, जिस तरफ से हम आए ना उसी रास्ते से पीछे की तरफ भागा, रोड चलते हुए रोड पे। तो जैसे वो चलता हुआ सर पीछे की तरफ भागा ना, पहला रोड तो उसने क्रॉस कर लिया, जब दूसरा क्रॉस करने लगा ना, तो उसे एक डंपर वाले ने ना टक्कर हो गई उसकी, तो वो बेचारा उसी वक्त फोत हो गया। अब हैरानगी की बात ये होती है सर जी, जैसे वो डंपर वाले को पकड़ा, सब लोगों ने उससे पूछा कि यार तुझे अंधा नजर नहीं आता, जैसे हम लोग गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो डंपर वाले ने कहा यार मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मैंने जब इसके साथ मेरी टक्कर हुई ना, तो इसके साथ ये एक अकेला नहीं था, इसके साथ 2 बच्चे थे। अच्छा, कितने थे? 2 बच्चे थे जिनकी मेरी टक्कर हुई, वो 2 थे, एक नहीं था। अब लाश एक की पड़ी है, दूसरा कहाँ है? तो हमने कहा नहीं पागल, ये तो एक ही था, एक ये तनवीर था, ये जो मेरे साथ खड़ा है ये मेरा बेटा, और ये भी हमारा ही बेटा है, तो आपने इसकी टक्कर हुई और ये फोत हो गया, आप कहते हो 2 थे। उसने कहा नहीं बाजी आप गलत कह रही हैं, अब तक मुझे सजा होनी है, मैंने थाने में जाना है। मैं एक का भी कह सकता था चलो भी मेरी जान छूट रही है, लेकिन नहीं, मैंने 2 को देखा है और दोनों की मेरे साथ टक्कर हुई। सही। तो इस बात को जब आज तक मैं सोचता हूँ ना सर, मैं हैरान और परेशान रहता हूँ, और उसकी तस्वीर जब देखता हूँ ना, तो काफी वही मंजर, वही सब कुछ, वही पीपल का दरख्त, जब भी गाँव जाता हूँ अभी भी वहीं पे जाता हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई। लेकिन उस बेचारे का कहना और उसका ये मौत से गुजर जाना और ना कभी वापस आना, सर ये बहुत मुझे ना, पहली दफा भी मैं ये बात बताने के लिए कॉल करता रह गया, लेकिन गलती से ना नंबर 1-2 मिस्टेक की वजह से ना आगे ही फौरन चली जाती थी किसी और के नंबर पे। सर चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी सर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी अयाज खान पेशावर से हूँ और रहता अभी फिलहाल लाहौर में ही हूँ। कैसे आप अयाज साहब? तो जी तो अच्छा। मैंने आपसे कुछ अपनी बातें तो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर कोई कहता है कि ये नहीं है तो मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि कुरान में भी हमें बताया गया है। तो ये सब कुछ, ये मखलूक मौजूद है, अब भी है। तो मेरे साथ तो बचपन से होता है और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ना मैं इन मखलूक का एक हिस्सा हूँ। अच्छा जी, तो क्या होता है सब बताएंगे? मैं शॉर्टकट आपको कुछ इतना बताता हूँ। एक दफा इससे पिछले प्रोग्राम में शायद एक दफा मैंने सुना था, किसी ने आपको बताया था कि ख्वाब में आते हैं ये, तो ये वाकई 100% दुरुस्त है मिनहाज भाई।
अच्छा। ये बिल्कुल ख्वाब में आते हैं और मुझे जो बताते हैं वही होता है। तो एक औरत ने शायद बताया था कि घर में हमारे 3 औरतें आई है, तो वो कह रहे थे कि हम रह रहे हैं, तो वो बात 100% दुरुस्त है। तो मेरे साथ कई वाकयात ऐसे हुए, लेकिन ख्वाब पे एक वाकया आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं मलेशिया में था, तो वहाँ एक पाकिस्तानी मस्जिद है, उसमें हमारी रिहाइश साइड पे कमरे थे, उसमें हम रह रहे थे। तो उस दिन कुछ ऐसी जो ना गर्मी से महसूस हो रही थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि मस्जिद की दूसरी मंजिल पे जाके सोते पंखे लगा के। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। हम चले गए, वहां सो गए। जो ही हम सो गए तो वहां एक मैं देखता हूँ कि एक बुढ़िया है, बिल्कुल बुढ़िया, वो जैसे हाथ में पंखा लेके, हाथ वाला पंखा वो लगा रही है खुद को और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। एक जवान आया तो मेरे पैर जो थे वो एक बुजुर्ग हड्डी नुमा बुजुर्ग बूढ़ा, उसके टांगों में मेरी टांगे फंसी हुई है। तो वो जवान आके मुझे कहता है कि साइड पे, वो मुझे धक्का देके कहते देखते नहीं बुजुर्ग पड़ा है और इसको तकलीफ हो रही है आपसे, तो जल्दी करो यहाँ से उठो और ये दोस्त को भी कहो कि जल्दी निकलो यहाँ से, उठो। जो ही ये बताया उसने, मेरी आंख खुल गई। तो जो ही मेरी आंख खुल गई तो मैंने जल्दी से वो दोस्त को उठाया। मैंने कहा यार इस तरह की मैंने देखा है ख्वाब, तो मेरे ख्याल में चलते हैं नीचे। वो कहते हैं चल यार वहमी हो आप, बस लेट जाओ। जो ही मैं लेट गया हूँ, मेरी आंखें थके हुए, काम से आए हुए थे, थके हुए थे जाहिर है, तो मैं फौरन फिर सो गया हूँ। वही बंदा फिर मेरे आगे आया और मुझे कहता है कि आपको मैंने क्या बताया? तो बुढ़िया ने आवाज दिया कि ये इसको रहने दे, जो दूसरा है ना उसको कहते कि आप चले जाए और ये रहे है, कोई बात नहीं। वो बुढ़िया मुसलसल उसी तरह मुझे देख के मुस्कुरा रही है। तो वो जवान मुझे कहता है कि चलो ठीक है आप रह जाए, लेकिन जो तेरा दोस्त है ना उसको कहते कि फौरन निकल जाए यहाँ से। तो मैंने फिर मेरी आंख खुल गई और मैंने फौरन उसको फिर उठाया। मैंने कहा यार मैंने दोबारा इस तरह वही लोग वही ख्वाब देखे दोबारा, तो मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए यहाँ से। वो कहते हैं नहीं यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम इकट्ठे तकरीबन नजदीक ही सोए होते एक दूसरे के। तो जो ही मैं फिर लेट गया हूँ, अब मुझे नींद तो ना आए। मिनहाज भाई यकीन कर ले कि वहाँ इतने लाइट्स थे, उस लाइट की 3 लाइट्सों के एक बटन होता है, मतलब काफी लाइट्स छत पे नीचे सारे, तो उसका बेशुमार लाइट्स और पंखों के मतलब अलग अलग बटन है। आप मिनहाज भाई यकीन कर ले कि एक ही कड़क से सारे पंखे चल पड़े और सारी लाइट्स जल गए। तो उसने छलांग लगा के ना उसने कहा चलो 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 नीचे चलते। मैंने कहा मैंने तुझे बताया नहीं था। फिर वहां के मौलवी साहब को मैंने बताया, वो कहते कि चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे है कुछ, पहले भी किसी ने कुछ कहा है, तो लिहाजा आप ऊपर ना जाया करे, ऊपर ना सोया करे। ये बात थी मेरे साथ। मतलब कई ऐसी हुई है। मैं यहीं पे लाहौर में हूँ, अब जो जहाँ हूँ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे तो अब भी मुझे ऐसे लगता है जैसे ना वो अभी बंदे ने ईमेल पे आपको लिखा था कि तिरछी नजर से जब देखो ना तो मुझे बंदे नजर आते हैं, जैसे ना कोई है आसपास। तो सामने जब फौरन देखूं ना तो कुछ भी नहीं होता, साए सा चले जाते हैं या मेरी थोड़ी सी आंख बंद हो जाती है तो मेरे सामने जैसे ना बंदा हाथ खिला के ना जैसे देखता है कि ये सोए हुए या जागा हुआ है, तो मैं फौरन आंख के खोलता हूँ तो फिर कुछ भी नहीं होता। अभी भी वहीं पे मैं बैठा हूँ और ऐसा ही मतलब मेरे साथ महसूस होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ना मैं बैठा हुआ था तो एक चादर जैसे ना कोई ले और जोर से मेरे साथ लगाए, तो मेरी फौरन जो है ना मैं बहुत घबरा गया हूँ और कोई भी नहीं था और उस बदबू बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, तो उससे मेरा पेट खराब हो गया।
तो जब पेट खराब हुआ, मेरे साथ एक बंदा सोया हुआ था, मैं भाग के उनके पास आया, मैंने कहा यार वो तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, बस मुझे वॉशरूम तक ले जाओ। वो वॉशरूम काफी फासले पे है, तो वो मुझे ले गए। फिर मैंने उसको कहा बस छोड़ दिया है। फिर मैं सो गया हूँ। मतलब उसके बाद फिर जब मैं सो गया हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पे एक औरत है, यहीं पे जहाँ मैं अब भी मौजूद हूँ। एक औरत है, एक मर्द है, उसकी 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है। बच्चा बहुत छोटा है और बच्ची एक छोटी है, एक बच्ची बिल्कुल जवान है। तो उसको जब मैं वो जवान बच्ची को देखता हूँ तो उसकी आंखें जैसे अजीब सी है, जैसे ना बहुत अजीब सी, बाकी तो है शक्ल इंसानों जैसी, लेकिन आंखें कुछ अजीब सी मोटी है। तो मैं ऐसे देख ही जा रहा हूँ, तो वो जैसे ना गुस्से में मुझे देख के मैं समझ रहा हूँ कि ये समझ रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे देख रहा है, क्यों देख रहा है। तो मैंने फौरन आंखें नीचे की, तो वो औरत ने मुझे कहा कि अयाज यार जरा चाय तो बना के लाओ हमारे लिए। तो मैंने कहा भाभी किचन कहाँ है? तो जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वो वाकया हुआ था, वहीं पे वही बात हो रही है अब में। तो वो बच्चा जो था ना, वो कहते भाभी मुझे कहती है कि अयाज ये बच्चा आपसे बहुत ज्यादा मायूस हो गया और आपसे दोस्ती कर गया है। तो ये किसी के पास जाता नहीं, लेकिन आपके पास तो ठहरता है और ये करता है वो करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कि दिलरेज नाम बताया उसने। तो वो कहता है दिलरेज के साथ चले जाओ, ये किचन दिखा देगा। और ये सब ख्वाब में हो रहा है आपके? जी, ये सब ख्वाब में हो रहा है? ये ख्वाब में, हकीकत में जो डर गया हूँ उसके बाद मैं जब सो गया हूँ तो ये ख्वाब में मैं देख रहा हूँ, वही उसी जगह पे वो मुझे बता रहे। तो जी, तो आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बोलिए। सुन रहे हैं आप? जी बोले जी। तो वो मुझे लेके जाता है, यहाँ पे एक ईंटों का जो ना दीवार है, तो वहां पे वो बच्चा ले जाता है, कहते ये किचन है। तो वहां तो कुछ भी नहीं होता है, भी नहीं कुछ भी। तो मैं वो बच्चा खेलते खेलते भाग गया है ऐसे। तो मैं नीचे आया हूँ, मैंने कहा भाभी यहाँ पे दिलराज ने जो मुझे बताया वहां तो किचन नहीं है। तो वो हंस पड़ी। तो वो मुझे कहती है कि बस ठीक है रहने दो। तो मुझे कहती है कि अयाज मेरी जो ना ये बेटी जवान हो गई है, तो मैं चाहती हूँ इसकी शादी हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप इससे शादी करें। तो मैंने कहा भाभी आप देखे हम में और आप लोगों में बहुत फर्क है। तो उसने कहा कि क्या फर्क है? हम आपकी तरह पहनते हैं, आपकी तरह खाते हैं। कल भी मैं नाश्ता मुगलों के घर से लेके आई थी, और जो आपके इंसान है ना हमारे साथ बहुत ज्यादा अटैच है। मतलब हम इन लोगों के साथ, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिले, और बस कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो तो उसने नहीं बताया। तो ये बताया कि हम आपकी तरह पहनते हैं, आपकी तरह खाते हैं, तो कोई इतनी मुख्तलिफ तो नहीं है हम इसमें। तो मैंने कहा नहीं भाभी ये तो नहीं हो सकता, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी शादी हुई। कहते क्या हुआ? मैंने कहा इनके अपने रिश्तेदारों में से कोई नहीं है अपने जो जात में। कहते हैं माँ में चाचे है अंकल, लेकिन वहां पे ये करना नहीं चाहती। तो उस पे मैं जो ना जाग जाता हूँ। अब वहां पे I'm so sorry हयाज साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो दोबारा कॉल कीजिएगा। पढ़ते हैं अपने ट्विटर की तरफ, जो लोग अपने मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज हमें आप सिर्फ ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं। आज हमारा अगर फोन ने साथ दिया है तो मैसेज बोर्ड साथ नहीं दे रहा है। तो आप लोग अगर मैसेजेस करना चाहते हैं, तमाम लोग जो सुन रहे हैं, वो www.twitter.com/minhaj-ali-askari पे जाइए और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है। SMS पे तो आपको फिर भी पैसे देने पड़ते हैं, ट्विटर पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो आप ट्विटर पे अपने मैसेजेस कर सकते हैं। उनके नाम शामिल करते हैं। नाजिश लिसनिंग टू द लेट नाइट हॉरर शो, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साफ है
योर ओल्डेस्ट लिसनर. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया औसाफ. अदिल अब्बास, थैंक यू. शान साहब, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच. इसके अलावा आफान, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का. एंड जिब्रान खलील विद ताहा एंड विद जैन. चलें, आप सब तमाम लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. जो लोग ट्विटर पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे तो टैग करें ही करें, लेकिन मैसेज लिखने के बाद #LNHS विद मिनहाज लिख के करेंगे तो वो पूरे मैसेजेस मेरे पास बहुत आसानी से आ जाएंगे. कुछ ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं जनाब. आदिल सलीम, okay, I'm so sorry. I have 2 siblings and I am the youngest one in family. Around 15 years back, when I was 10 years old, some robbers broke into my dad's factory and they took everything they could found. After this incident, I don't know why, but my brother, who was very modern, got very close to the religion. मेरे भाई को बहुत पहले से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट था. He found a बुजुर्ग at that time and he started learning to cure people spiritually. And after some months, उसने लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया. मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में शुरू से ही बहुत कम था, तो मैं इतनी केयर नहीं करता था और इतना बिलीव भी नहीं कि मेरे भाई लोगों का इलाज करता था. भाई ने काफी लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया था. एक दिन मैंने उसको बोला कि मेरे सामने करो, क्योंकि मुझे देखना है कि ये क्या होता है. भाई ने एक बंदे पे दम वगैरह किया एंड ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग एन एम्प्टी पीस ऑफ पेपर. मैं पेपर लेके आया तो उसने अपने ऑर्डिनरी पेन से कुछ लिखा और उस पर भी फूंक मारी एंड देन ही बर्न्ड इट. आई कुड नॉट बिलीव इट व्हेन आई सॉ दैट व्हाइल इट वाज बर्निंग, उस पेपर में से ब्लड निकल रहा था. मेरा भाई बताता है, कहता है कि देखो, जो जिन उस बंदे पे था वो जल रहा है. That was the day जब मुझे थोड़ा बहुत बिलीव होना शुरू हुआ. Later, when my brother got married, weird stuff started to happen in our family. Alhamdulillah, I had like a very good childhood, but later फालतू की लड़ाई झगड़े, घर का सुकून खत्म, बीमारियां for no reason, since all medical reports were okay. भाई ने यही बात अपने बुजुर्ग को बताई तो पता चला किसी ने हसद में आके पूरी फैमिली पे जादू करवा दिया. मेरी बहन की शादी भी भाई के साथ ही हुई थी, लेकिन उसका डिवोर्स भी हो गया. भाई ने बहुत ट्राई की खुद अपना इलाज करे एंड स्टफ, काफी लोगों से भी हेल्प ली, लेकिन सब बोलते थे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, बस बिकॉज दिस इज टू पावरफुल. एक बंदे ने भाई का इलाज करने की ट्राई भी की, लेकिन उसी रात उस शख्स की दोनों बेटियां अचानक से इंतकाल कर गईं. खैर, कुछ दिन पहले भाई ने वापस अपने बुजुर्ग को इलाज करने का बोला. ही केम टू आवर हाउस एंड ट्राइड, बट नथिंग हैपेंड. और बुजुर्ग टोल्ड मी टू डू दिस हिमसेल्फ आफ्टर 2 days. 2 दिन के बाद मैं अपने रूम में बैठा हुआ था when I heard my mom started shouting कि भाग जाओ यहाँ से and stuff. I went to her room and saw my brother reciting something at her. Basically मेरी अम्मी पे उसी जिन की हाजिरी हुई थी जिसके थ्रू जादू करवाया था. It was unbelievable for us that हाजिरी went on for like 8 minutes, in which my mom threatened my brother that stop whatever you're doing and you'll die. मेरी अम्मी की आवाज बिल्कुल चेंज थी उस वक्त और उनका फेस भी थोड़ा ब्लैक हो गया था. बट आफ्टर दैट हाजिरी हर फेस बिकम वाइट अगेन एज इट वाज बिफोर. उस दिन भी इलाज पूरा नहीं हुआ एंड इट्स स्टिल हैपनिंग विद आवर फैमिली. मे अल्लाह हेल्प अस. अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों का इलाज करने की वजह से कुछ चीजें घर पे आके तंग करती हैं. नथिंग हैपेंड विद मी, बट माई मॉम ऑफन सी पैरानॉर्मल थिंग्स. कभी कोई खौफनाक चेहरा, कभी किसी के भागने की आवाज एंड स्टफ लाइक दैट. अम्मी के बोलने पे भाई ने बहुत
कम कर दिया है दूसरों का इलाज करना, अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट. आई कैन गिव यू मोर डिटेल्स ऑन इट इफ यू वांट. बहुत बहुत शुक्रिया. माजरत कि मैंने नाम पढ़ लिया, मुझे माफ कीजिएगा. यूट्यूब पे हम आपका नाम काट देंगे, सो डोंट वरी. खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग ये ईमेल थी. उम्मीद करते हैं कि आपकी वालदा, आपके भाई, आपकी भाभी और घर में जितने भी लोग हैं वो साथ खैरियत से रहें. एंड दुनिया अच्छे लोगों से अब बहुत कम रह गई है एक्चुअली, अगर आप फ्रैंकली मुझसे पूछें. वैसी अगर हम इन जनरल बात करें, कराची में एक कल हौलनाक, परसों रात एक हौलनाक वाकया हुआ है कराची में, दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से एक. इस शहर में की आबादी बहुत सारे मुमालिक से ज्यादा है. इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग, इतना डायनामिक शहर कराची में एक ऐसा हौलनाक वाकया हुआ है कि रूह कांप जाए इंसान की. एक 5 साल की बच्ची को एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया, कई बार किया, और फिर उस बच्ची को बगैर कपड़ों के एक मार्केट में छोड़ दिया. और वो बेचारी बगैर कपड़ों के, 5 साल की बच्ची बगैर कपड़ों के उस मार्केट में फिरती रही है, लोगों की मदद मांगती रही है, और वहां बैठे हुए लोगों ने मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया है. उस 5 साल की बच्ची की फैमिली का ताल्लुक बंगाली फैमिली से है. बेचारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते इस डर से कि उनका NIC नहीं बना हुआ तो उनको कहीं डिपोर्ट ना कर दें. मैंने अपने फेसबुक पेज पे, जामी डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये केस उठाया है, उसकी वीडियो है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने दरिंदे ना बने हम सब कि इंसानियत भी शर्मा जाए हमसे. तो हम पाकिस्तानियों से तो शायद इंसान, शैतान सब कहते होंगे कि यार ये तो हमसे आगे निकल गए. सोचें, हम सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं. 5 साल की बच्ची बगैर कपड़ों के मार्केट में घूम रही, उसके जिस्म पे, मुंह पे नाखूनों के, दांतों के निशान. खैर, दुनिया ऐसी है, जहां इस तरह के लोग हैं वहां दूसरी साइड पे काला जादू, हसद, नफरत, एक दूसरे के लिए बुराई, एक दूसरे के लिए बद्दुआएं, एक दूसरे के लिए गालियां, नफरतें हैं हमारे अंदर. किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते. अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ गया है कि आप तरक्की करें, उसको छुपा दें. आप कोई नई चीज लें, उसको छुपा दें. आप गाड़ी लें, उसको छुपा के रखें. आप घर लें, उसको छुपा के रखें. आप थोड़ी सी अच्छी जॉब आपकी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, आप किसी को ना बताएं. हम ऐसे माशरे में आ गए जहां पे लोगों को खुश होना चाहिए एक दूसरे के लिए, जहां हमारा मजहब ये कहता है हमें, वहीं पे हम अपने मजहब को दिन बर दिन शर्मिंदा करते जा रहे हैं. हम किसी की कोई बात बुरी लग गई, अमल करा दिया. किसी को आपसे मोहब्बत नहीं हुई, अमल करा दिया. खैर, आज शो के लिए मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो सुबह में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा. आर्टिकल है एक सुपरस्टिशन माउंटेन के बारे में. उस पहाड़ी इलाके का ताल्लुक जो है वो कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में मौजूद कैनियंस हैं, उसमें उनकी एक पहाड़ी इलाका है, उसको सुपरस्टिशन पहाड़ कहा जाता है. क्यों कहा जाता है भाई? क्या मिस्ट्रीज ऐसी? मिस्ट्रीज ये हैं कि वहां पे जितने भी लोग आज तक गए हैं, जिंदा वापस नहीं लौटे.
और जब भी उनकी बॉडीज मिली हैं तो उनका धड़ अलग और सर अलग, हमेशा। इंसान और ये दुनिया जो है वो लालच बड़ा एक कॉमन फैक्टर है हमारे यहाँ। अब वो लालच किसी भी फॉर्म में हो सकती है, खुदा को प्लीज करने की फॉर्म में हो सकती है, किसी और को प्लीज करने की फॉर्म में हो सकती है, अपनी जेबें भरने की फॉर्म में हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में मकामात हैं जहां पे कहा जाता है, मिथ्स हैं कि ट्रेजर मौजूद है। किंग सोलोमन माइंस काफी मशहूर है। इसी तरीके से सुपरस्टिशन माउंटेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी भी यही बात मशहूर है कि वहां पे सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है जो कि डचमैन्स माइन के नाम से मशहूर है। एक फैमिली रहा करती थी, उसकी माइंस का वहां पे काम था और माइंस थी गोल्ड की। ये बात उस वक्त कंफर्म हुई जब एक शख्स 1860s में, आई बिलीव, या 1860s या 70s में, एडोल्फ रुथ के नाम से एक शख्स ने जाके, जेकब वॉट्स के नाम से, उन्हीं पहाड़ी के इलाके, जो गांव, जो भी टाउन था, वहां पहुंचा और उसने वहां पे जाके लोगों को गोल्ड बेचना शुरू किया। तो लोगों को जरा अजीब सा लगा कि ये आखिर कौन बंदा है। जब आप छोटे शहर में रह रहे होते हैं तो आपको पता होता है लोग आते हैं, कौन है, क्या है। तो लोगों ने जरा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो पता चला कि ये जब इस शख्स को फॉलो किया तो ये इन्हीं पहाड़ों के अंदर जाता था और गायब हो जाता था और फिर बहुत देर के बाद निकलता था और इसके बाद गोल्ड होता था। तो लोगों को पता चल गया कि इस शख्स को वो ट्रेजर जगह मिल गई, लेकिन उसने आज तक, जब तक वो जिंदा था, उसने उस जगह का किसी को नहीं बताया। ऑब्वियसली सेल्फिश, सारा गोल्ड मैं रख लूं। तो इन 1860s उसने तकरीबन $20,000 का गोल्ड बेचा था, जो आज के आई थिंक 20 मिलियन या 200 मिलियन डॉलर्स होंगे। उसके बाद से आज तक कई सारे लोगों ने ट्राई की। टिल डेट 2013 में एक लास्ट बंदा गया था जो कि अल्टीमेटली जिसको एक हेलीकॉप्टर ने ड्रॉप किया 2 हफ्ते के सामान के साथ, खाने पीने के सामान, टेंट के साथ, और उसके बोला कि हम 2 हफ्ते बाद आपको दोबारा आके ले लेंगे। जब दोबारा 2 हफ्ते बाद वो हेलीकॉप्टर और वो पायलट्स आए उनको लेने के लिए, तो देखते हैं कि जो सामान वो रखे गए थे वो वैसा का वैसे ही है, अनटच्ड। जो कैंप था वो भी वैसी था और वहां पे वो शख्स मौजूद नहीं था। फौरन कॉल की गई, रेस्क्यू टीम्स को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम्स ने जाके जब देखा तो 1 हफ्ते बाद उस बंदे की डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी भी वैसे ही मिली, जिस्म एक जगह पे और सर एक और जगह पे मौजूद था। अभी ये मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं है कि अचानक से एक और वैली नमूदार होती है जो कि कनाडा में है। नहानी उसके नाम से मशहूर है वो, और उधर भी एग्जैक्ट सिमिलर वाकयात होते हैं। ये जो पीक है ये एक बहुत ही खूबसूरत से पार्क्स के बीच में है। यहां पे सिंक होल्स हैं, डीप कैनियंस हैं, केव्स हैं, प्रिस्टीन फॉरेस्ट्स हैं,
बहुत ही खूबसूरत लश वर्जीनिया फॉल्स है, लेकिन वहां की मिस्ट्री भी यही है कि जितने लोग उस जगह पे गए हैं उनमें से मेजॉरिटी वापस लौट के नहीं आए। ऐसी ही एक वैली की लास्ट शो में हमसे किसी ने जिक्र किया था, कैलाश वैली। इसके जाके मैंने जब रिसर्च की तो कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप भी सर्च कीजिएगा। किसी का मानना ये है, हिंदू कम्युनिटी का मानना ये है कि लॉर्ड शिवा उधर रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ये मानती है कि वहां पे उनके बुद्धा का रेस्टिंग प्लेस है। लेकिन एक शख्स ने बड़ी अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और जब मैंने उसको गौर से देखा, और वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है, जरूर देखिएगा, हो सका तो मैं फेसबुक पे अपने पेज पे शेयर करूंगा। कहा जाता है, अब ये थ्योरी है विच कैन बी रॉन्ग, लेकिन थ्योरी है और बड़ी प्रैक्टिकल है। अगर आप कैलाश वैली की तस्वीर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कहते हैं कि दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिरामिड। एक पिरामिड है जो कि बर्फ में ढका हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ये एक रोड टू हेल भी है, यानी कि यहां से दोज़ख का रास्ता है। कुछ लोगों ने ऑर्ब्स देखे हैं, कुछ लोगों ने यूएफओ साइटिंग्स देखी हैं उधर। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं 110% कि इस दुनिया में आप जितनी भी आपकी नॉलेज हो जाए, 1% वो नॉलेज है जो अननोन रहेगी, वो मिस्ट्री रहेगी। है अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने मैसेजेस हमें ट्विटर पे भेज सकते हैं www.twitter.com/minhaj-ali-askari, और वहां पे प्लीज #LNHS with मिनहाज लिख के मैसेज कीजिएगा। चलें बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैंने आपको कॉल करी थी, मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। जी आयशा, आप कैसी हैं? आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, और बताइएगा कि क्या वाकया आपके साथ जो आप शेयर करना चाहती हैं। ये 2014 का वाकया है। जोर से बोलें प्लीज, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। ये 2014 का वाकया है। मैंने आपको बोले जोर से बोले, आपने उसी पेस में आके बोल दिया दोबारा से। जोर ऊंचा बोले, ऊंचा। ये 2014 का वाकया है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं निकलेगी, चलें बताइए। मेरे साथ ही पेश आया था ये। मेरी भाभी की अम्मी की डेथ हुई थी। सही। तो मैं ना उनके मकसद में गई थी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही आयशा, आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। आप दोबारा से ट्राई कीजिए, वरना आप हमें ईमेल कर दें। थैंक यू आयशा, थैंक यू, माजरत। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं रबिया बात कर रही हूँ। जी रबिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया आपके शो में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मेरे कजन का वाकया है। हमारे कजन है ना जी, उनके अब्बू जो है ना, हमारे तारबू, वो आलिम है। आलिम है? हाँ जी। इल्म वगैरह करते थे, जैसे अब तो इंतकाल कर गए। और वो इल्म करते थे, जिन्नात वगैरह उतारने का काम करते थे। तो हमारे कजन थे ना, वो रात को आ रहे थे 2 बजे के टाइम पे। तो
वहाँ वो जैसे रात का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम था, तो हमारे कजन ने देखा सड़क पे ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे। हमारे कजन जो थे ना, जैसे बचते बचाते अपने घर तक पहुंच गए। जब हमारे कजन घर पहुंचे ना, तो उनके अपने अब्बू के पास गए, तो देखा उनके अब्बू ना इल्म कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। पढ़ाई वगैरह पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारी ताए ने ना उनको इशारे से बोले थे तुम बाहर जाओ। फिर हमारे कजन जो थे ना वो बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर जब हमारे ताए इल्म करके फारिग हुए ना, फिर उन्होंने हमारे कजन को घर में बुलाया। तो फिर हमारे ताए ने बताया कि ना आपके साथ ना जिन्नात भी जो थे ना वो घर में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्होंने ना उनको बाहर निकाल दिया था। और ये आपको किसने बताया? ये हमारे कजन ने मुझे खुद बताया। हमें हमारे घर आए थे ना हमारे कजन, तो उन्होंने खुद बताया था ये बात। और मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, मगर मेरा कभी इस चीज से वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा। मैं अकेले कमरे में भी रहती हूँ, मैं आपका हर शो सुनती हूँ, हर जुम्मे को इंतजार करती हूँ आपके शो का, आपका शो सुनती हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपको रबिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने एक और कॉलर की तरफ, और उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑडियो मौजूद है जो कि हमें भेजी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की कॉल्स नहीं मिल पा रही या ईमेल नहीं कर पा रहे, तो आप लोग बहुत आसानी से हमें ऑडियो भेज सकते हैं, अपनी रिकॉर्ड करके मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? भाई मैं मोहम्मद शहजाद लाहौर से। जी शहजाद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं भाई, कैसी तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। सुनिए, पहली मरतबा कर रहा हूँ शो में आपका, तकरीबन 3-4 साल से सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइए कि लाहौर में कोई ऐसी जगहें वाक़यात हैं, जगहें अभी हैं मशहूर, जहाँ पे लोग कहते हो कि यार यहाँ पे जिन्नात हैं, और आधे ज्यादा शहर मानता हो इस बात को? हाँ है सर, हर घर में इधर तो घर पे शक लोग करते हैं। कई घरों में हम रेंट पे रहते हैं, कई घरों में हमने देखा है, महसूस किया है। अच्छा। वहाँ पे होती है या चीज है। अच्छा, तो क्या है ऐसा बताएं, कौन सा क्या आपको वाकया बहुत है, मगर मैं आपको वो ख्वाब वाला दिखलाऊंगा कि दोस्त ने बताया कि ख्वाब में आते हैं ये। तो मिनार भाई मैं तो ब्लाइंड हूँ, तो ठीक है, तो मैंने ख्वाब में किसी के घर में जाता हूँ ना, किसी के घर में, तो उधर मैं देखता हूँ कि मेरी ख्वाब में आते हैं, मेरे साथ जोर जमाई करते हैं। यानी कि मैं लेटा हूँ, मेरे ऊपर आके वजन डाल दिया, फिर मैं उसके साथ जोर जमाई करता हूँ। मैं उधर जोर लगा रहा हूँ, वो नीचे जोर लगा रहे हैं, ऐसे ना जोर जमाई। तो ख्वाब में जब मेरी आंख खुलती है तो फिर कुछ भी नहीं होता उधर। तो ऐसे ही ना तकरीबन मैं अपनी सिस्टर के घर गया था, तकरीबन 1.5 साल पहले, उन्होंने नया घर लिया। उधर मैं गया तो मैं नीचे सोता था, तो भांजा मेरा कहता मामू ऊपर आके सो जाओ ना मेरे साथ कमरे में। मैं कहा ठीक है, मैं उधर सोया हूँ। एक दिन मैं डरा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैं सुबह नमाज पढ़ रहा था, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दरवाजा खुला है, कोई आया है। दिन को मैंने पूछा बाजी को, मैंने कहा रात को कोई ऊपर आया? कहते कोई भी नहीं आया। भांजा कह रहा है मैं भी नहीं आया। मैं कहा मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई आया। कहते नहीं हम नहीं आए। तो मैंने ऐसे ही ना बाजी को कहा ये कमरा ना साफ रखा करो। तो वो शक में पड़ गए, कह रहे आपने क्या देखा, आप डरे? मैं कहा नहीं मैंने डरा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं देखा, मैंने वैसे ही आपको बताया। तो वो ना ऐसे ही मैं जब भी जाता था वो मुझसे पूछते थे कि मामू तूने क्या देखा इधर, आपने मुझे कहा था कि ये कमरा साफ रखो। और मैं कहा मैं कुछ भी नहीं देखा, वैसे ही आपको वहम पड़ गया, मैंने वैसे ही कहा था। क्या नहीं बताओ। वो इस बार मैं गया हूँ तकरीबन ये 15-20 दिन पहले का वाकया है। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले का वाकया। फिर मैं नीचे सोया हूँ, भांजा मेरा कहता मामू ऊपर आ जा। मैं कहा ठीक है। उस कमरे में ना 2 बेड पड़े हैं, छोटे सिंगल बेड, आमने सामने लगे हुए हैं। सही। पहले मैं दाई तरफ बैठता, उधर सोता था। इस दफा उसने ना
बाई तरफ जो बेड है उधर मुझे ला दिया, कहते इधर सो जाओ। मैं कहा ठीक है। रात को तकरीबन 2 बजे तक हम बैठे रहते थे। उसके बाद वो उठ के अपने कमरे में जाता है, तो मैं सोता हूँ, मेरी आंख लगती है, तो मेरे ख्याल में वही सिस्टम कि मेरे ऊपर कुछ आ गया है। मैं जोर लगा रहा हूँ, वो नीचे जोर लगा रहा है, मैं ऊपर जोर लगा रहा हूँ। तो बहुत ऐसे ही ना मुझे सारी रात एक दिन तंग किया, दूसरे दिन फिर ऐसे ही तंग किया। और ये आपकी अपनी जब बहन की घर में थी तभी होता था? नहीं, मेरे साथ हो रहा था और किसी के साथ नहीं हो रहा था, मगर उनको महसूस हो गया था, पता तो चल गया था उनको, वो बाद में बताता था। तो मैं ना तीसरे दिन जब मैं लेटा हूँ ना, तो सोया हूँ तकरीबन 3 बजे का टाइम, तो मुझे ऐसे लगा कि, और ये भी बात है मैं बेड के किनारे पे सोता था, फिर डरता था। बेड की उधर दीवार की तरफ कुछ भी नहीं था। सही। तो मैं किनारे पे सोया हुआ था, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई लड़की आई है, छोटी सी बच्ची है तकरीबन 2-3 साल की, तो वो मेरे सीने पे ना चपेरे मार रही हैं कि इधर से उठो। मैंने अचानक से उसको पकड़ लिया, हाथ में ये देख रहा हूँ ना, मैंने उसको पकड़ लिया गर्दन से। मैं क्या तंग कर रही मुझे, मैंने पकड़ा, वो भी जान लगा रही है, मेरे साथ लड़ रही है, मैं भी इसको पकड़ा हुआ है गर्दन से घुट के। तो एकदम से मेरी फिर आंख खुली तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं सोया हूँ, तो उठ के नीचे आ गया हूँ। अगले दिन जब मैं सोया हूँ ना, सारी रात मुझे उन्होंने इतना तंग किया कि मेरी जरा भी मेरी आंख नहीं लगी। तो मैं अगले दिन मैं ऊपर नहीं गया, मैं कंबल उठाया अपना, नीचे बैठक में आ गया, तो भांजा मेरा आ गया, कहता मामू ऊपर आ। मैं क्या अच्छा ना आ रहा हूँ, कहता ऊपर क्यों नहीं सो रहा। मैं क्या यार वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा। कहता नहीं तुम डर गए हो। और मैं क्या नहीं डरा यार, नहीं मामू बताओ तुम डर गए हो ना, मुझे पता है इधर कुछ है। मैं क्या आपने क्या देखा। कहता पहले तू बता। मैं क्या नहीं पहले तू बता। कहता यार मामू मैंने ना पिछली बार बता तो तुम, मुझे पता है इधर कुछ है, मैं बिग बॉस देख रहा था तकरीबन रात को 2-2:30 बजे। कहते मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गुजरा है, तो काले रंग की शय थी, ऐसे गुजरी है, तो मैंने मोबाइल उधर फेंका, तो मैं दौड़ गया अपने कमरे में। कहता ये मैंने देखा है, काली ब्लैक कलर की कोई चीज थी। फिर मैंने उसको ये सारा वाकया बताया। मैं कहा हाँ कुछ है इधर। मैं रात को सोता हूँ तो मुझे तंग करते हैं, तो ये कमरा मुझे लगता है इधर बेड पे वो सोते हैं, तो इसलिए इधर कमरे में ना सोया कर। कहता नहीं मैं तो 1-2 बार सोया हूँ, मगर एक दिन मुझे महसूस हुआ था मेरे पे किसी ने वजन डाला है। फिर साथ में उसकी भांजे की बेगम थी, उसने भी कहा, कहती मुझे भी एक दिन महसूस हुआ है मेरे पे वजन किसी ने डाला है। मगर बहरहाल ये चीजें हैं, क्योंकि मैं जिक्र करता हूँ रात को, तकरीबन सुबह फजर पढ़ के सोता हूँ। तो मैंने कहा वो लगता मुसलमान नहीं है, वो तंग करते हैं मुझे, रात को मुझे सोने नहीं देते। तो ये वाकया था, और भी बहुत सारे हैं, मगर मैं यही बताना। तकरीबन मैं 2 हफ्तों से कॉल कर रहा हूँ, मगर कॉल पिक नहीं हो रही थी। आज मैंने कहा आज मैं तो करके छोड़ूंगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शो आपका बहुत अच्छा है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आप डर भी लगता है थोड़ा। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है ना आपको सलामत रखे अल्लाह ताला, तमाम सुनने वालों को थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तमाम सुनने वालों को ऐसी चीजों से महफूज रखे अल्लाह ताला सबको। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब, ये हमारे बड़े अच्छे कॉलर थे, थैंक यू सो मच, आपने इतनी दुआएं दी सबको। खैर, अब हम बढ़ रहे हैं एक ऑडियो नोट की तरफ, जो कि हमें फैजान कामिल हैं, उन्होंने भेजा है, और इनका ताल्लुक आई थिंक अमेरिका से है। खैर, आप ये ऑडियो नोट सुने, और अगर आप लोग भी हमें इस तरह की ऑडियो भेजना चाहते हैं, टेलीफोन लाइंस की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। आज उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे और सारे लिसनर्स भी ठीक से होंगे। मेरी रहायश है वो शिकागो में, और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, मेरा 2nd ईयर है, और मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, शिकागो से थोड़ा सा बाहर है, सबर्ब्स के अंदर। और आज सुबह ये वाकया मेरे साथ हुआ है और मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ। और द रीज़न व्हाई आई एम शेयरिंग दिस सो सून इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शो बहुत संजीदगी के साथ और बड़े शौक से सुनता हूँ, और मुझे बस ये ख्याल है कि जो ये चीज़ें मेरे साथ
आज हुई है और होती रही है पहले भी, जिसकी वजह से मैंने अपनी हिम्मत पकड़ी है और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि शेयर करने का मकसद है कि व्यूअर्स जो हैं, जो लिसनर्स जो हैं, वो एजुकेट हों और उनको भी ये इस चीज़ का पता चले कि दिस इज नथिंग टू बी टेकन लाइटली। तो हुआ कुछ इस तरह से कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आई एम अ वेरी हैवी स्लीपर। मैं एक स्टूडेंट लाइफ, तो आपको पता है कि बहुत बिजी लाइफ होती है, काफ़ी हेक्टिक एग्जॉस्टिंग रूटीन होती है हमारी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैं बेसिकली आई एम अ हैवी स्लीपर, तो मैं 10 से 12 घंटे में 10 से 11 आई कैन इजीली टेक। तो मैं कुछ 10 बजे के करीब कल रात को सोया हूँ और आई वाज सपोज्ड टू वेक अप द नेक्स्ट डे अराउंड द सेम टाइम इन द मॉर्निंग 10 AM। मेरी आंख खुलती है 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब। फजर के बाद का टाइम है, ये ज़वाल का टाइम होता है जब आसमान में लाली होती है हल्की सी, और मेरी पोजीशन है सोते वक्त सीधे हाथ की करवट ली है मैंने, दीवार की तरफ मेरा मुंह है। और होता है ना कि जब आपको कुछ पता होता है कि कोई चीज़ आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ आपके आसपास है या कुछ आपके पास खड़ी है, तो आपके कॉन्शियस में आपको नजर आ जाती है वो चीज़, वो किस तरह की चीज़ है, क्या डायमेंशंस है उसके, किस तरह की लग रही है और क्या कर रही है, पता चल जाता है आपको। तो मैं सीधी हाथी करवट लेके सो रहा हूँ और मुझे कॉन्शियस में मुझे नजर आ रही है वो चीज़, मेरे आंखों के कोनों में से वो नजर आ रही है चीज़। औरत का फिगर है, दरमियानी हाइट है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी, और गंदे से कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए और बड़ा ही डिसफिगर्ड सा, बहुत ही भयानक सा चेहरा है, बहुत ही डिसफिगर्ड सा अगली सा चेहरा है, नजर आ रहा है मुझे, और इट्स लुकिंग डायरेक्टली एट मी। अच्छा, मेरी आंख क्यों खुलती है ये मैं आपको बता दूं। मेरी आंख खुलती है एक चीख से, और वो चीख कुछ इस तरह की है, वो जो एक तो होती है ना चीख के आप मुंह जो है ना चिल्ला रहे हैं आप, मुंह खोल के, एक होती है कि आप अंदर ही अंदर आपको ग्रज है और आप वो ग्रज जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से करके, इस तरह की आवाज थी एग्जैक्टली। तो ये मुझे आवाज आई और इसकी वजह से मैं उठा हूं, और ये आवाज कुछ 2 से 3 सेकंड की आवाज हो गई है। और मैंने बेसिकली यहाँ पर जो घर हैं वो सारे जो हैं वुड फ्रेम है यहाँ पूरा घरों में, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चलता भी है तो उसकी आवाज जो है वो दूसरे कमरे तक आती है। तो लेकिन ये जो आवाज थी ये बिल्कुल डिफरेंट सी आवाज थी, ऐसे तो लग रहा था कि मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है और वो इरिटेट हो रहा है किसी चीज से, उसका बस नहीं चल रहा, वो कुछ करना चाह रही है, उसका बस नहीं चल रहा। तो खैर मेरी आंख खुली है और मैंने अपने कॉन्शियस में देखा है वो फिगर खड़ा वहां पर, तो मैंने वो चीज देखी है और मैं बड़ा घबरा सा गया और मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश की है। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो चीज मेरे सामने मेरे उस तरफ अभी भी खड़ी हुई है और मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। आई हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स व्हाटएवर इट्स डूइंग। तो अच्छा, तो मैं जब मुझे पता चलता है कि वो चीज जो है वहाँ है और वो तो मैं मुड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि उसको झटक के दूर करूँ या इस तरह से कुछ करूँ या भागूं वहां से, क्या करूँ। तो आप यकीन माने कि मुझसे मुड़ा भी नहीं जा रहा है और आई एम टोटली पैरालाइज्ड, आई एम टोटली अंडर, नॉट टोटली बट माई बॉडी इज अंडर द व्हाटएवर द थिंग इज, आई एम इन हर कंट्रोल। लेकिन मेरा मुंह जो है, मेरे लिप्स जो है, मेरी जबान जो है वो मेरे कंट्रोल में है। तो वो जब मेरे साथ हुआ है तो मैंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस जो है ना आई हैव गिवन अप और मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की है तो मुझे महसूस हुआ कि वो चीज जो है मेरे करीब आई है और वो घुटना रख के, अच्छा घुटना उसने क्या, अच्छा जब आपको महसूस होता है ना कि कोई घुटना रख के बेड पे चढ़ रहा है तो वो एक बेड की साइड जो एक तरफ से कंप्रेस हो जाती है
तो मैं सीधी करवट लेके सो रहा हूँ और मेरे उल्टे हाथ पे मेरे पैर के पास मुझे ऐसा लग रहा है जहां वो चीज खड़ी है ना, वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घुटना रखा है उसने, वो जगह कंप्रेस हुई है और वहां से वो मेरे ऊपर चढ़ने आ रही है। जब मेरे साथ वो चीज हुई है, तो अगर किसी के साथ भी ये चीज अल्लाह करे ना हो, लेकिन आप जब इन चीजों से गुजरते हैं, जब हीट ऑफ द मोमेंट आपका दिमाग जो वो बंद हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या पढ़ें क्या करें। बस ये मेरी माँ की दुआएं हैं जो घर बैठ के मेरी दुआ कर रही है, और अल्लाह के फजल से मुझे वो चीजें याद आ गई हैं और मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा है 3 से 4 दफा, और जैसे ही मैंने पढ़ना खत्म किया है उसका असर खत्म हुआ है, मेरी बॉडी रिलीज हुई है और वो जगह जो कंप्रेस हुई थी वो वापस नॉर्मल हो गई। और मैंने वापस करवट बदली है तो मैं देखा तो वहां कोई नहीं है। और ये चीज जो है ये मेरे साथ आज सुबह हुई है, और a few reasons why I wanted to share this is because first of all I really like your show, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूं और ऑन एयर इसको पब्लिश करूं, क्योंकि बेसिकली मैं चाहता हूं कि everybody gets aware of these things, कि this is nothing to be taken lightly, and this is something which is real, which is genuine, और बेसिकली जो खासतौर से जो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज भेजते हैं एजुकेशन के लिए, उनको ये बताना चाहिए कि सिखाना चाहिए कि देखो आप जो हो सफाई मेंटेन रखें और अपनी दुआएं याद रखें, क्योंकि दुआओं में रहमत अल्लाह ताला ने डाली हुई है, इसकी वजह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और ये सुन्नत भी हैं, ये चीज़ें दुआएं हैं, काफ़ी दुआएं हैं जो हम याद कर सकते हैं। तो मैं हर किसी से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी क्लेanलीनेस मेंटेन करें, सफाई निस्फ ईमान है, और प्लीज़ दुआएं याद करें, नमाज पढ़ें, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अगर अड़ जाती हैं एक चीज़ पे तो ये ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं, और मैंने अपने आंखों से देखी हैं ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हुए। Alright, that was फैजान कामिल, जिन्होंने आई थिंक शिकागो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर से उन्होंने अपनी वाकया हमसे शेयर किया थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोग मुझे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे। और बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि पीछे शोर शराबा ना हो। जैसे आपने इन साहब की आवाज़ सुनी, क्लियर थी, पीछे शोर शराबा नहीं था, बच्चे नहीं थे, रिक्शे वाला नहीं था, कुल्फी वाला नहीं था। तो आप लोग भी रिक्वेस्ट करेगा, और प्लीज़ ज़रा बाआवाज़ बुलंद, और जितनी डिटेल दे सकते हैं उतनी दें, क्योंकि डिटेल्स से ही जो है वाकया क्लियर होता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी ईमेल की तरफ और देखते हैं ईमेल पे कौन है मौजूद। उबैद रहमान, अच्छा सुना। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम उबैद है और मैं कराची से हूँ। ये वाकया मेरे वालिद साहब के दोस्तों का है और आज से तकरीबन 1 साल पहले का है। हुआ यूं था कि मेरे वालिद साहब के 6 दोस्त बलोचिस्तान की तरफ शिकार के लिए जा रहे थे। मगरिब होने ही वाली थी और अंधेरा भी होने ही वाला था। अभी इन लोगों ने हब डैम क्रॉस ही किया था कि मगरिब का टाइम हो गया और अंधेरा होने लगा। ये लोग 3 बाइक्स पर 6 अफराद थे। रोड पर ही अचानक एक हाई रूफ इनकी बाइक्स के साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद इनकी एक बाइक का अगला हिस्सा जरा हाई रूफ से हिट हो गया। हाई रूफ रुकी और उसमें से कुछ बलोच लड़के निकले और लड़ाई करने लगे। लड़ाई ही में उन बलोचों ने इनकी तीनों बाइक्स की हेडलाइट्स तोड़ डाली और वहां से चले गए। अब ये लोग बुरी तरह मफलूज हो चुके थे, क्योंकि हाईवे रोड पर अंधेरे में बिना हेडलाइट की गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब इन लोगों ने जैसे तैसे करके एक बाइक की हेडलाइट को तो ऑन कर लिया और बाकी 2 बाइक्स जिनकी हेडलाइट्स बुरी तरह खराब हो चुकी थी वो उस बाइक के पीछे पीछे चलने लगी और सोचा कि आगे कोई मैकेनिक मिल जाएगा तो लाइट्स ठीक करवा लेंगे। थोड़ी देर बाद साथ चलते चलते पीछे की 2 बाइक्स गलती से दूसरे रास्ते की तरफ निकल गईं।
और वो एक बाइक जिनकी लाइट ठीक थी, उन लोगों ने जब पीछे देखा तो उनके साथी भटक चुके थे। फिर उन लोगों ने इन्हें कॉल्स की, लेकिन उन लोगों के फोन बंद जा रहे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि कुछ देर रुककर यहीं इंतजार किया जाना चाहिए। थोड़ी देर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद उनके सामने की तरफ से रोड पर ही एक अजीब व गरीब चीज को आते हुए देखा। वो है चीज बहुत अजीब थी। उसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट थी और उसका आधा धड़ जानवर जैसा था और आधा इंसान जैसा था। उसके लंबे लंबे बाल थे और वो चीज बहुत चमकदार थी। उनकी ही तरफ तेजी से आ रही थी। पहले तो उन लोगों को बहुत अजीब लगा क्योंकि वो क्या था कुछ भी नहीं उन्हें समझ आ रहा था। फिर अचानक वो चीज और तेजी से इनके करीब आने लगी और मजीद चमकने लगी। बस इसके बाद एक पल में ही वो चीज इनके इतने नजदीक आ गई कि इनके दरमियान में बस 3-4 फुट का फासला रह गया। वो लोग उठे और अपनी बाइक उठाकर सीधा वापस अपने घर की तरफ भागे और घर पहुंचकर ही सुकून आ गया। उस वाक़े में मेरे वालिद साहब तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनके दोस्तों ने हमें ये वाक़या बताया। अब वो चीज क्या थी अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने लास्ट ईमेल की तरफ और उसके बाद आपसे अल्लाह हाफिज कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं आपका शो रेगुलरली सुनती हूँ। ये वाक़या मेरे बहनोई के साथ लास्ट ईयर पेश आया। मेरे बहनोई एक ड्रामा चैनल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनका ऑफिस शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास बिल्डिंग में है। फाइनेंस में होने की वजह से जब सैलरी जा रही होती है तो उनको लेट नाइट तक काम करना होता है। लास्ट ईयर उनकी किसी कोलीग ने एक दिन कहा कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। बहनोई ने ये कह के बात टाल दी कि हमें तो आज तक कुछ नहीं देखा। उस रात भी वो और उनके एक कोलीग लेट नाइट काम कर रहे थे। बाकी पूरा ऑफिस खाली था, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट भी खाली थे। अचानक उनके रूम के बाहर लड़के और लड़कियों के ग्रुप ने आके बातें करना शुरू कर दी। वो सब जोर जोर से बातें कर रहे थे और ये लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। बहनोई के कुलीग ने कहा कि मैं इनको कह के आता हूं कि यहां से जाओ। वो कहने गए और जब वापस आए तो परेशान कहने लगे कि वहां तो कोई भी नहीं है। ये सुन के बहनोई भी परेशान हो गए। दोनों ने जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। परेशान हुए कि वो सब अचानक कहां गायब हो गए। दूसरे डिपार्टमेंट में देखा तो वहां भी कोई नहीं था। गार्ड से पूछा कि यहां से अभी कुछ लोग गुजरे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, जबकि मैं तो कब से यहां ही बैठा हूं। ये रहमा फसी थी जिन्होंने अपने बहनोई का वाकया हमसे शेयर किया। कौन से चैनल में काम करते हैं बता दीजिए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जरूर हमारा चेक कोई निकलवा देंगे। वो खैर, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके बारे में मैं जानता हूं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा ऑन एयर, जिनमें बड़े बड़े अजीब अजीब वाकयात हुए हैं, बहुत अजीब अजीब वाकयात हुए हैं, लेकिन किसी और दिन मैं बताने की कोशिश करूंगा बगैर नाम लिए। है जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जाते जाते हमेशा की तरह एक बात कहूंगा कि हमारा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhaj-ali-askari और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। और आप लोग एक मेरा आई एम श्योर आप लोग जब से मेरे जो लिसनर्स हैं उनको पता होगा कि मैं आप लोग के रिव्यूज मांगता हूं। मुझे जरूरत है आप लोगों की। तो आप लोग अगर YouTube पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वहां पे कमेंट कीजिए, बताइए, अपनी राय दीजिए कि अच्छा लगा बुरा लगा। आप आपकी राय से जो है प्रोग्राम बेहतर होगा, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर हो सके तो हमारा पेज भी और हमारी वीडियोस भी
शेयर कीजिए लोगों के साथ। जाते जाते आज के शो में जो है बड़े मुख्तलिफ पहलुओं पे बात हुई, पहाड़ी इलाकों के ऊपर, पुराने गोस्ट टाउन्स के ऊपर, लोगों ने अपने ख्वाब बताए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। याद रखिए, कहते हैं कि जब आप इस मखलूक के बारे में बात करते हैं तो वो सुनना शुरू कर देते हैं कि आखिर बात क्या हो रही है। तो अभी अगर आप अकेले मौजूद हैं किसी कमरे में या दफ्तर में या अकेले ड्राइव कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आप अकेले हैं। हो सकता है जिस जगह पे अभी आप मौजूद हो वहां कोई और मखलूक भी मौजूद हो जो आपको देख सकती है, पर आप उसे नहीं देख सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।